हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि क्या होते हैं। इसे आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इन मैक्सिमम मार्क्स पूछ सकते हैं ये आपसे। चलो फिर विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और एक बात, वीडियो काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। पहले बात करेंगे हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि ये है क्या। तो देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बिफोर। यानी कि इससे एक बात पता चलती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये हमारे अर्थ पे सबसे पहले आया था। यानी कि हमारे इस अर्थ पे सबसे पहले जो सेल आया था, सबसे पहला जो सेल आया था वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल ही था। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल को कॉमनली हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ पे आने वाला सबसे पहला सेल था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ इसकी अगर साइज की बात करें, क्या इसकी अगर साइज की बात करें तो ये ध्यान सुनना कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये हमारे यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटे होते हैं। यस। और इसका जो साइज है वो अप्रोक्स 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना छोटा होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये हमारे यूकैरियोटिक सेल से भी छोटे होते हैं। कौन? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। नाउ अगली बात करें इसकी न्यूक्लियस की। किसके? न्यूक्लियस की। तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। इसलिए कह देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। समझ रहे हो ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल ही एक ऐसा सेल होता है जिसमें जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। आई होप ये बात समझ गए हो आप। नाउ नेक्स्ट इसकी अगर बात करें इसके प्रोकैरियोटिक सेल की, सेल वॉल की, किसमें होती है कि नहीं होती है, कि एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या बोला मैंने? कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इन सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो मेनली पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है ये ग्लूकोज एंड प्रोटीन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है। और इसी से मेनली प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल बनी हुई होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और उनकी सेल वॉल एक स्पेशलाइज्ड कंपाउंड पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। और ये पेप्टिडोग्लाइकन फर्दर हमारे ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बना हुआ होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ अगली अगर हम बात करें इसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर की, तो ये जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है, आपने पढ़ा होगा कि सेल्स हैं, ठीक है ना। सेल्स में होते हैं सेल ऑर्गेनेली। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली जो होता है ये हमारे सेल का लिविंग पार्ट होता है, जो सेल के एक्टिविटीज को करवाने में हेल्प करवाता है। क्या बोला मैंने? सेल ऑर्गेनेली हमारे सेल का ये एक ऐसा लिविंग पार्ट है जो सेल के एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने में हेल्प करवाता है। ठीक है ना।
जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, ये सब। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जितने भी हमारे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिनकी चारों तरफ क्या हो, मेम्ब्रेन हो, सेल ऑर्गेनेली बाउंडेड, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट रहते हैं। ऑर्गेनेली क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। और ये सबसे बड़ी पहचान है प्रोकैरियोटिक सेल की, कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, इन प्रोकैरियोटिक सेल में ये जितनी भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली जो हैं, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिनके चारों तरफ क्या हो, मेम्ब्रेन हो, तो ये सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट रहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, लाइसोसोम, ये सब क्या रहते हैं, इनमें एब्सेंट रहते हैं। आई होप ये बात आप समझ रहे हो कि प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ पे सबसे आने वाला सबसे पहला सेल था हमारा, कौन, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी हमारे इस अर्थ पे सबसे पहले जिस सेल का ओरिजिन हुआ था वो प्रोकैरियोटिक सेल ही था, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटा होता है, जिसका साइज 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इसकी सेल वॉल जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है और वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी है। यानी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है इन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सबसे बड़ी खासियत यह है इस सेल की कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली जो हैं ये सब एब्सेंट होंगे। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब एब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। हालांकि वैक्यूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये सब मेनली क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। आई होप ये बात आप समझ रहे हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 बात समझ आई कि क्या होते हैं। नाउ इसकी अगर बात करें हम इसके जेनेटिक मटेरियल की, जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है ना, जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को इनहेरिटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, बच्चों में। तो इनके अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेनली डीएनए होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्या होता है, डीएनए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इन सभी प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए ये मेनली सर्कुलर शेप्ड होता है। क्या होता है, सर्कुलर शेप्ड। तो मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मान लो ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये इसका एक मेन डीएनए होगा। ये क्या होगा, इसका ये एक जेनेटिक मटेरियल होगा, ये इसका एक मेन डीएनए होगा, इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, जो कि कैसा है देख सकते हैं आप, सर्कुलर शेप्ड है। अब इसी मेन डीएनए से हट के यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स। और ये भी बिल्कुल सिमिलर टू डीएनए, ये भी बिल्कुल क्या होते हैं, डीएनए की तरह होते हैं, सिमिलर टू द डीएनए। ये बिल्कुल कैसे होते हैं, डीएनए की तरह। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में इसका ये मेन डीएनए है, ठीक है ना, जो सर्कुलर शेप्ड है। अब इस मेन डीएनए से हटकर कुछ इस तरह से सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। और ये प्लाज्मिड्स बिल्कुल डीएनए की तरह होते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो हमारे डीएनए के क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के पीसेस होते हैं ये, यानी ये डीएनए के पीसेस होते हैं हमारे, जो बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। और ये उनके मेन डीएनए से हट के होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है प्रोकैरियोटिक सेल की, उनमें प्लाज्मिड का होना, क्या, उनके अंदर प्लाज्मिड का होना, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ रहे हो ना। अगला पॉइंट इसकी अगर बात करें तो इसमें राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है। अभी मैंने बताया कि जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं।
तो ये कैसे आ गए यहाँ पे? तो मैंने बताया था कि जितनी भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिनके चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, वो वाले सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। बट जो राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेली है, जो सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, राइबोसोम्स, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं ये? मेम्ब्रेन लेस, यानी कि ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं। और मेम्ब्रेन लेस होने की वजह से ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमें मेनली 70S टाइप का राइबोसोम देखने के लिए मिलता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं ना, 70S एंड 80S। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला जो राइबोसोम है वो 70S होता है, और वहीं यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला राइबोसोम 80S होता है। आई होप ये बात समझ रहे हो आप, ठीक है ना? तो इसमें क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें इसके हम, तो इतना हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया इसका, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है फ्लैजेला की। किसकी? फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला क्या होता है? तो फ्लैजेला जो होता है ना, फ्लैजेला ये एक प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है? प्रोकैरियोटिक सेल की मूवमेंट में ये मेनली हेल्प करता है, ठीक है ना? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे फ्लैजेला होंगे ये मेनली स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, और ये अप्रोक्स हर प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। कौन? फ्लैजेला। और कैसे होंगे ये? स्मॉल होंगे। और कैसे होंगे ये? प्रोटीनेशियस होंगे। प्रोटीनेशियस यानी ये प्रोटीन से बने हुए होंगे, और थ्रेड की तरह होंगे, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। इसकी तरह थ्रेड लाइक होंगे बिल्कुल ये, ठीक है ना? इतनी बात समझ आई? इसका जेनेटिक मटेरियल, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसका प्लाज्मिड, ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लाज्मिड। नाउ इसके एग्जांपल्स की बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो ये जितने भी हमारे बैक्टीरियल सेल हैं, जितने भी बैक्टीरियल सेल हैं, उनमें क्या होता है? जितने भी बैक्टीरियल सेल हैं सभी के सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। यस। और बैक्टीरियल सेल हमारी इस अर्थ पे मोस्ट अबेंडेंट सेल है, इसलिए कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमारे इस अर्थ पे यूकैरियोटिक सेल से ज्यादा नंबर में है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल मोस्ट अबेंडेंट है हमारी इस अर्थ पे। और इसका एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल। आई होप ये प्रोकैरियोटिक सेल समझ आया हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ, ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज यूकैरियोटिक सेल। कौन सा? यूकैरियोटिक सेल। देखो यूकैरियोटिक जो है ना, ये दो टर्म्स मिलकर बना है। एक है यू, EU, क्या? यू, इसका मतलब होता है ट्रू। क्या? ट्रू। और ये है कैरियोटिक। कैरियोटिक मतलब होता है कैरियोन। कैरियोन, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो इससे एक बात पता चलता है कि यूकैरियोटिक सेल ये एक ऐसा सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल वर्ड है ये दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है यू, जिसका मतलब होता है ट्रू, और दूसरा है कैरियोटिक, मतलब कैरियोन, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि यूकैरियोटिक सेल ये एक ऐसा सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो यूकैरियोटिक सेल है ये हमारे हाइयर एनिमल्स में होते हैं। ये हमारे हाइयर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? ये हमारे हाइयर ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? यूकैरियोटिक सेल। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ यूकैरियोटिक सेल की अगर न्यूक्लियस की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इससे पहले जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होता है। इसलिए तो कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में हमारा ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक ना? और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होती है इनमें प्रेजेंट होती है। आई होप ये बात समझ रहे हो आप। नाउ अगर हम अगली पॉइंट की बात करें इनके सेल ऑर्गेनेली की, किसके सेल ऑर्गेनेली की, तो इनमें हमारे क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली इनमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली इनमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा हमारा, ठीक ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होगा इसमें, ठीक है ना, इसके अलावा इसमें वैक्यूल्स भी होगा, ठीक ना, इसके अलावा इसमें लाइसोसोम्स भी होगा, लाइसोसोम्स। यानी हर टाइप के सेल ऑर्गेनेली हमारे क्या होंगे इस यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, और ये सबसे बड़ी खासियत है यूकेरियोटिक सेल की। बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, इसमें हमारे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। बट यूकेरियोटिक सेल में क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नाउ अगर इसकी बात करें हम सेल वॉल की, किसकी सेल वॉल की, एक मिनट बच्चे, ठीक ना। तो सेल वॉल की अगर बात करें तो इसमें सेल वॉल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि यूकेरियोटिक सेल उन एनिमल्स में होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो हायर होते हैं। यानी कि जो यूकेरियोटिक सेल है वो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में होते हैं, चाहे वो एनिमल्स लोअर हो या हायर हो, ठीक है ना। तो यूकेरियोटिक सेल हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यानी ये हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो ना। तो जो प्लांट की जो प्लांट सेल है, प्लांट्स की जितनी भी सेल्स होती हैं सभी यूकेरियोटिक होती है। यानी प्लांट्स की जितनी भी सेल्स होंगी उन सेल्स में एक ट्रू न्यूक्लियस होगा, यानी कि इनकी सारी सेल्स प्रोकैरियोटिक होंगी, सॉरी इनकी सारी सेल्स यूकेरियोटिक होंगी, जिनमें क्या होगा सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल इनमें क्या होगा प्रेजेंट होगा। बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यूकेरियोटिक सेल के केस में सेल वॉल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं लाइक प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट के केस में क्या होगा कि जो प्लांट की जो यूकेरियोटिक सेल है उनमें सेल वॉल होगी, ठीक है, चाहे वो एल्गे हो, प्लांट हो, फंगाई हो, कोई भी हो। बट जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इस केस में सेल वॉल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। नाउ अगर इसकी बात करें जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो इनका भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है ना। बट हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो कैसा होता है, वो लीनियर होता है। कैसा होता है लीनियर, मतलब डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में होता है, हेलिक्स की फॉर्म में लीनियर होता है ये, ठीक है ना। इसलिए देखा होगा आपने ह्यूमंस का अगर आप जेनेटिक मटेरियल देखो डीएनए, ठीक है ना, तो वो लीनियर होगा। बट प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो उनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो सर्कुलर होता है। लेकिन यूकेरियोटिक सेल के केस में इनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो कैसा होता है, वो लीनियर होता है। कैसा होता है लीनियर। अगली इंपॉर्टेंट बात करें प्लाज्मिड की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में, सॉरी यूकेरियोटिक सेल के केस में प्लाज्मिड नहीं होता, यूकेरियोटिक सेल के केस में प्लाज्मिड नहीं होता। तो समझ आया इसका सेल वॉल इनमें हो भी सकता है नहीं भी। इनका जेनेटिक मटेरियल मेनली डीएनए होता है और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो लीनियर या हेलिकल होता है, हेलिकल लीनियर होता है या हेलिकल होता है, बट सर्कुलर नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल की तरह, ठीक है ना। इसमें प्लाज्मिड नहीं होते हैं। जिस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में उनका मेन डीएनए से हट के एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ डीएनए पड़े होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बट इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स ये प्लाज्मिड्स नहीं होते, ठीक है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अगर इनकी बात करें फ्लैजेला की, क्या इनकी अगर हम बात करें फ्लैजेला की, फ्लैजेला, तो जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें मेनली फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं।
बट कुछ यूकेरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला होते हैं। अगर उनमें फ्लैजेला होगा तो उनका फ्लैजेला कैसा होगा, लार्ज होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि मोस्टली यूकेरियोटिक सेल में फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, बट कुछ यूकेरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी यूकेरियोटिक सेल में अगर फ्लैजेला है तो उसका फ्लैजेला लार्ज होगा। कैसा होगा, लार्ज होगा, प्रोटीनेशियस होगा, यानी प्रोटीन से बना होगा और थ्रेड की तरह होगा बिल्कुल, ठीक है ना। अगर इस सेल की साइज की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से साइज में छोटा होता है, यानी यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से साइज में बड़ा होता है और इसका साइज 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो देख सकते हैं कि हमारा यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से रियली में साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। नाउ अगर बात करें इसके एग्जांपल्स की कि यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या-क्या हो सकते हैं, समझ आया। यूकैरियोटिक सेल यानी ये ऐसे सेल हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से साइज में बड़े होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिनमें क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वो इन यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हर टाइप के सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। इनका जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए होता है, बट उनका डीएनए कैसा होता है, इनका डीएनए होता है लीनियर या हेलिकल, सर्कुलर नहीं होता उनकी तरह, ठीक है ना। इनमें जो फ्लैजेला होता है वो मोस्टली एब्सेंट होता है, बट कुछ यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला होता है। अगर यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला है तो वो फ्लैजेला लार्ज होगा, क्या होगा, लार्ज, और उसका साइज अप्रोक्स 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है ना। अगर इसकी बात करें राइबोसोम्स की, जैसे मैंने बताया कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वो सेल ऑर्गेनेली नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल में वो वाले सेल ऑर्गेनेली नहीं होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, बट जो राइबोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, और मेम्ब्रेन लेस होने की वजह से ये यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। फिर मैंने बताया राइबोसोम दो तरह के हैं, 70s 80s। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो हमारा 80s होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आई होप बात समझ पा रहे हो आप मेरी ना। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो जैसे मैंने बताया कि जितने भी हायर एनिमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट के सेल्स हो गए, एनिमल सेल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एल्गे हो गया, ठीक है ना, फंगाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यानी कि इनमें जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी इन सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, और ऐसे सेल को यूकैरियोटिक सेल हम कहेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।